बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। कराची में बास्केटबॉल की अगर बात की है तो काफ़ी तवील पुरानी बास्केटबॉल के हवाले से कहानी रही है और कई ऐसे नामवर प्लेयर्स कराची से निकले हैं, लेकिन शायद नज़र से लग गई थी इस बास्केटबॉल को और कराची से अच्छे खिलाड़ी मुंतखब नहीं हो रहे थे जो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर सके। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कराची में 7 साल के बाद जो है इंतखाबात हुए हैं कराची में बास्केटबॉल एसोसिएशन की जानिब से, और यहाँ पर अब जो मेंबरान इस वक्त इलेक्ट हुए हैं ख़ासकर बास्केटबॉल के हवाले से, और कुछ बेहतरी लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे ये लोग, क्योंकि एक तवील मुद्दत के बाद हम देखते कि कराची के अंदर इंतखाबात हुए और उसके बाद जो है बाकायदा इंतखाबात में सदर और सेक्रेटरी का इंतखाब हुआ। मुख्तलिफ अहदेदारान इसमें शिरकत करते हुए दिखाई दिए और कराची की बेहतरी के लिए बास्केटबॉल पर आप सब लोग मिलकर काम करने की भरपूर तौर पर कोशिश करेंगे। आज इसी हवाले से हमने अपने शो में इन्हीं मेंबरान को अपने शो के अंदर मदऊ भी किया है, क्योंकि एक तवील अरसे के बाद जो इलेक्शन हुए और इलेक्शन के बाद इन मेंबरान ने जो है इंतखाबात के लिए जो है अपने आप को अहल समझा और इसके बाद कोशिश यही रही कि क्योंकि बास्केटबॉल पाकिस्तान और कराची में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा वेन्यूज़ कम होने के बाइस से कम खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। इलेक्शन हुए 7 साल के बाद और शाह जैन साहब जो है वो यहाँ पर प्रेसिडेंट मुंतखब हुए और सेक्रेटरी जो है याकूब कादरी साहब, और उसके साथ साथ दीगर मेंबरान जो इलेक्ट हुए हैं इस इलेक्शन में, उनसे भी बात रहेगी। और साथ साथ क्योंकि स्टूडियो में जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे भी आज हमारी बात रहेगी। तो अनस जहन अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एसोसिएट सेक्रेटरी हैं ये कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन के, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। माज जुबैरी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, क्लब प्रेसिडेंट है कराची बास्केटबॉल एसोसिएशन के और अभी यंग हैं और इन्हें इंतखाबात में ये मुंतखब भी हुए हैं। और अंस अजहर की तरफ चलते हैं। अंस, तवील अरसे के बाद हमने देखा कि यहाँ पर इलेक्शन हुए, क्या वजह समझते हो कि यही बेस था जहाँ से हमारे पास अच्छे प्लेयर्स नहीं आ रहे थे, या फिर आपस की रंजिशों के बाइस से हमारे पास जो है मुख्तलिफ क्लब से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही थी? जैसे आपने बिल्कुल अर्ज़ किया कि एक बहुत अरसे से एक डिवाइड था प्लेयर्स में, एसोसिएशन में। प्लेयर जो बॉडी होती है, बॉडी का काम होता है वो करके दे, आपको टूर्नामेंट्स कराए, एवेन्यूज़ दे खेलने के, कोर्ट्स हों, आपके खेलने की जगह हो। और ज़ाहिर बास्केटबॉल एक स्पोर्ट ऐसा है जो अभी अंडरलुक्ड है, बाकी चीज़ें ज़्यादा आगे जा रही हैं, क्रिकेट की तरफ ज़्यादा रुझान है बच्चों का, लेकिन वो बॉडी जो है डिस्कनेक्ट था प्लेयर्स और बॉडी के बीच में, और वो इससे आगे नहीं आ पा रहे थे। और वो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि आगे गैप ये ब्रिज होगा, जो प्लेयर्स हैं और बॉडी है वो एक पेज पे आके, क्लब्स जो हैं वो सारे एक पेज पे आके बास्केटबॉल की आगे काम करें, बेहतरी करें। माज जुबैरी साहब मौजूद हैं। माज है क्योंकि क्लब की बात हो रही है और क्लब के लिए जो है प्रेसिडेंट की हैसियत से आप इस इंतखाबात में क्लिक किया आपने और प्रेसिडेंट भी बनाया गया है क्लब का। तो क्लब अगर हम देखें तो कराची के अंदर 29 से क्लब्स हैं और जिस तरह क्लब लेवल पर बात होती है तो अब क्लब से वो प्लेयर्स नहीं आ रहे। माजी अगर हम जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि माजी में अच्छे क्लब्स हुआ करते थे, अच्छे खिलाड़ी निकल कर आया करते थे जो पाकिस्तान और कराची को रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन क्या अब क्योंकि आप खुद भी यंग हैं और कितनी बेहतरी आप लेकर आएंगे क्लब लेवल पर, क्योंकि खुद भी आप एक प्लेयर रह चुके हैं? देखें, बिल्कुल आई थिंक ऑलरेडी शाहजैन भाई की रहनुमाई के अंडर काफ़ी कुछ चेंज वी हैव ऑलरेडी सीन कि उनका इम्पैक्ट, मतलब इवन बिफोर प्रेसिडेंट बनने से पहले ही उन्होंने अपनी एक लीग खड़ी कर दी थी, लीग ऑफ बास्केटबॉल के नाम से। उसमें 16 टीमें, 16 क्लब्स अलग अलग आके खेले थे इस पैमाने पे। कराची पे इतना बड़ा टूर्नामेंट इससे पहले एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा जिस तरीके से किया जाता है। एंड सिर्फ कराची में ही नहीं, आई थिंक ये जो लीग है ये पूरे पाकिस्तान में जानी जाती है। बास्केटबॉल कम्युनिटी के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब लीग ऑफ बास्केटबॉल को जानते हैं एंड शाहजैन साहब को पर्सनली भी जानते हैं, क्योंकि इस लेवल पे काम उन्होंने ऑलरेडी कर लिया बिफोर बीइंग इलेक्टेड। तो इंतखाब होने से पहले अगर उन्होंने इतना सब कुछ कर लिया तो इंशाल्लाह आई थिंक डेफिनेटली बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अच्छा माज, शाहजैन साहब की आप बात करें, शाहजैन साहब भी काफ़ी यंग है और कल भी मेरी उनसे बड़ी बात हो रही थी और वो कह रहे थे कि यहाँ पर मैं भरपूर तौर पर कोशिश करूँगा कि बास्केटबॉल की बेहतरी के लिए काम किया जाए। और आप समझते हैं कि जिस तरह बेहतरी के लिए काम करने के लिए यंग ब्लड का होना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि जितने भी DSO इस वक्त आए हुए हैं वो बड़ा बेहतर काम कर रहे हैं माजी के मुकाबले में। अब आप कराची के अंदर देखिए कि हर सतह पे हर किस्म के हर खेलों के मुकाबले होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आई थिंक यूथ का इन्वॉल्व होना स्पेशली स्पोर्ट्स और खेलों में तो सबसे इम्पोर्टेंट ही है। आई थिंक हर लेवल पे यूथ को किसी तरीके से इंगेज करना चाहिए और इंक्लूड करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए। एंड शाहजैन भी काफ़ी यंग है। इनफैक्ट आज जो मीटिंग हुई थी
उसमें यही बताया गया था कि शाहजैन साहब इज़ द यंगेस्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट, मतलब कि वो आई थिंक आई एम नॉट श्योर, लेकिन पाकिस्तान बास्केटबॉल में जितने भी डिविजन्स हैं उन तमाम डिविजन्स में से सबसे यंग प्रेसिडेंट शाहजैन मलिक साहब मुंतखब हुए हैं। और अजहर साहब आपकी तरफ आऊँ, और क्योंकि आपका रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और जिस तरह आप काम कर रहेंगे, क्या फ्यूचर में आपने प्लान बना के रखा हुआ है? अभी सबसे पहले हमारा जो काम है वो ये होगा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करें। आपने जैसे कहा यंग फ्यूचर का, यंग लोगों का ज़माना है, प्लेयर्स का और यूथ का ज़माना है, तो ये इसकी रूल्स रेगुलेशन जो बॉडी होती है, फेडरेशन होती है, इसके बहुत एंटीक ज़माने के रूल्स रेगुलेशन है, बंदों को फंसाने वाली, और वो उससे हमने निकलना है, हमने उसको पाक करना है। शाहजहान की एक ही विजन है क्लियर, उसने यही सबसे पहले कहा है कि इंक्लूसिविटी हो, हर खत्ते से बच्चा है, चाहे वो लियारी का हो, कहीं का भी हो, उसको रिस्ट्रिक्शन कोई ना हो कि आपकी रूल्स नहीं हो कि ये क्लब उधर नहीं है, इधर नहीं खेल सकता, ये बैन है, वो बैन है। तो इंक्लूसिविटी की तरफ हमने जाना है। पहले सबसे पहले हमारा वो बनेगा चार्टर जो बनेगा नई एसोसिएशन का, उस पर काम करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हमारे इंशाल्लाह गोल्स यही है कि ग्रास रूट लेवल, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ तक इधर जो टूर्नामेंट लेवल होता है इसको एनहांस करना है। अभी होता है बहुत बेयर मिनिमम सा होता है जिस तरह जो सर, लेकिन अगर हम देखें तो वेन्यूज की कमी, किस तरह एडजस्ट करोगे इन सब चीज़ों को? वेन्यूज की कमी बेशक है अभी, क्योंकि स्टेट के साथ काम करना होता है। सिंध गवर्नमेंट को अभी तक पता ही नहीं था बास्केटबॉल का, कि क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, बॉडी नहीं बताना होती है ये सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह राब्ता रहेगा सिंध गवर्नमेंट के साथ। सिंध गवर्नमेंट हमारे आज उसमें मीटिंग में भी जो कल हुई है उसमें ऑफिशियल्स आए हुए थे, सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के सदर आए हुए थे, अहमद अली राजपूत साहब से बात हुई। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनके साथ कोऑर्डिनेशन में ज़ाहिर रहेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वेन्यूज़ पे भी इंप्रूवमेंट आ सकती है। कॉलेज लेवल पे टूर्नामेंट्स जो होते हैं उनकी एक लीग है, अपना प्लान बना हुआ है कि उसकी कोशिश करनी है कि वो आगे चलाएं। जिस तरह लीग ऑफ बास्केटबॉल चल रही है, शाहजहान के अंडर चल रही है, उसी तरह हमने स्कूल कॉलेज लेवल्स पे भी वही वाला सेटअप सारा लाना है। ऑफिशिएटिंग अच्छी होगी, सारा कुछ, हर चीज़ का इशू टैकल होना है। अभी हम चलें, हर चीज़ पर हम काम भी करेंगे। और माज़ ज़ुबैरी आपकी तरफ आऊँ, और जिस तरह ये कह रहे हैं हर चीज़ को फॉलो भी करते रहेंगे, और क्योंकि टीम वर्क बड़ी ज़रूरी होता है, तो आपने भी कोई अपने जहन में इस टीम वर्क को बना के रखा हुआ है कि ठीक है इस स्टेप बाय स्टेप हम इसको बेहतर करते जाएंगे? नहीं, बिल्कुल। देखें, सबसे जो अच्छी बात मुझे लगती है अभी जो इंतखाबात हुए उसमें जो बॉडी इलेक्ट हुई है, इन सब पे आई थिंक जितने भी क्लब्स ने वोट दिया है सब ने एक साथ मिलके वोट दिया है। किसी को कोई वो नहीं थी कि ये बॉडी सही नहीं है। अच्छा, इस बॉडी में एक चीज़ बड़ी अच्छी रही कि जो है पिछले जितने भी लोग थे ना, 2-4 के अलावा सब फारिग हो गए और सारी न्यू बॉडी आई है। बिल्कुल ऐसा ही है, सब नए लोग हैं, एंड ऐसे लोग हैं जो कि यंग भी हैं। उनसे मतलब एक होता है ना कि अगर कोई थोड़ा सीनियोरिटी के होते हैं, थोड़े से लाइक उम्र दराज अगर कोई लोग होते हैं, तो आप थोड़ा सा एक हिचकिचाहट होती है कि शायद इनसे बोलने में, कि शायद बात ना कर सके। शाहजहान हिमसेल्फ बिल्कुल अपनी 30s में यंग है, खेलते भी हमारे साथ, तो उनसे डायरेक्ट मुकालमा भी हो सकता है, उनसे डायरेक्ट बातचीत भी हो सकती है। हम डायरेक्ट उनके जाके इश्यूज बता चुके हैं, एंड ये मैं बता रहा हूँ ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। आप लीग के जितने भी प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी शाहजहान, हम लोग उसी के बारे में बात किए जा रहे हैं, लेकिन वो इसीलिए किए जा रहे हैं क्योंकि वो एक उसने काम किया है, एग्जांपल सेट हुआ आपके सामने, वो सेट कर दिया आप लोगों। उसमें इतनी दफा ऐसे इश्यूज हुए हैं कि जैसे कि शाहजहान की ही लीग है लेकिन उसकी अपनी टीम के अगेंस्ट मेजर्स लिए गए, एंड मतलब एक तरीके से लोगों को भरोसा इस बात पे है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी उसने ये करके दिखा दिया कि सब बराबर हैं। एंड आई थिंक इसी वजह से, चाहे वो उसके क्लब के हों चाहे वो अलग क्लब के हों, सब नज़र में बराबर हैं रूल्स के आगे। तो उसने ये बार बार करके दिखाया है और इसीलिए हम सारे यूनाइटेड हैं उसके पीछे, और मतलब उसने एक लीड बाय एग्जांपल करने वाला वो आदमी है। अच्छा अंसर, मैं ये पूछना चाहूँगा, क्लब लेवल पर अगर हम देखें तो थोड़ी सी कमी दिखाई देती है। काफ़ी यंग से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि 30-35 साल के जो प्लेयर्स हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। तो इस तरफ भी आप लोग तवज्जो देंगे कि यंग ब्लड को हम कोशिश करें कि क्लब लेवल पर लेकर आएं? यही गोल है कि देखें फ्यूचर तभी बनता है जब आपके ना 16-17 वाले एज के ग्रुप के बच्चे जो होते हैं ना, वो अभी से खेलना शुरू होते हैं। वो ये भी नहीं मैं कहूँगा कि 30 साल वाले प्लेयर को आप फारिग कर दें, लेकिन उसकी लीडरशिप के अंदर जब वो खेलते हैं तो वो जब 20s में अपने पहुँचते हैं तो वो फिर उनके अंदर वो ग्रोथ आती है। तो हुआ ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे यूथ के प्लेयर्स नेशनल्स में जा ही नहीं रहे थे, और वो भी इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि उनको पता ही नहीं होता था। वही बता रहा हूँ कि डिस्कनेक्ट था। अब आपको पता ही नहीं है कि नेशनल आ रहे हैं या आएंगे, कब होते हैं, कैसे होते हैं, उसके ट्रायल कहाँ हैं, कुछ पता ही नहीं है। तो वो सारा प्रोसेस हमने चेंज करना है कि देखें ट्रांसपेरेंसी हो। आपको पता है लियारी में किसी बच्चे को पता है, मतलब मलीर में किसी बच्चे को पता है, सबको पता है बराबर। एक ही दिन वो है
उसमें ये नहीं होगा कि उधर का बच्चा इधर का बच्चा है, सारे बराबर रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, तो बड़ी लोग अच्छी आएंगे। बात आपने कही। और नेशनल गेम्स बिल्कुल करीब हैं, 6 से 13 दिसंबर तक खेले जाएंगे। और अहमद अली राजपूत साहब भी कल मौजूद थे आप लोगों के साथ इलेक्शन में। तो कोई गोल सेट किया है उनसे भी कि बास्केटबॉल के लिए जो है नौजवान प्लेयर्स को निकालना है इसी नेशनल गेम्स से? 100%। हमारी तो अभी भी नेशनल गेम्स जब डिले हुए तो हमारे तब तक ट्रायल्स और टीम्स डन हो चुकी हुई थी और हम तैयारी कर रहे थे अपनी, और इसी तरह बाकी स्पोर्ट्स वाले भी करते, लेकिन हमने गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों की टीम्स अलग करके रखी हुई थी, हमारी ट्रेनिंग हो रही थी। और इंशाल्लाह यही गोल है कि दोबारा उसी पे, अभी हमें टाइम मिल गया अच्छा सा, और बेहतर तैयारी करके जाएंगे। तो ये हमें अब जब फेडरेशन में जब आप आ जाए, आपको डेट पहले से पता हो तो पहले से तैयारी आसानी भी हो जाती है। आसानी हो जाती है बिल्कुल। तो ये अब यही होगा कि हमारी पहले से तैयारी होगी, बेहतर आपको रिजल्ट नज़र आएगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि सिंध लेवल जो नेशनल लेवल पे सिंध जीतना शुरू हो जाएगा। अभी यही चला है, यकीनन हमारी भी ख्वाहिश है कि जीते ज़रूर है सिंध नेशनल गेम्स के अंदर। और क्योंकि 35वीं नेशनल गेम्स का आगाज़ 6 दिसंबर से 13 दिसंबर तक कराची में मुनक्किद होना है, और 17 साल के बाद नेशनल गेम्स का आगाज़ है कराची में तवील मुद्दत के बाद होता दिखाई देगा। माज बात इन्होंने की गर्ल्स की, और टीमें भी आप लोगों ने अलग करके रख लिया है। तो क्लब लेवल पर गर्ल्स का क्या रोल नज़र आ रहा है आप लोगों के? क्लब पे अच्छे प्लेयर्स आपके पास हैं ख़वातीन? बिल्कुल, आई थिंक इनफैक्ट कराची में ओमेगा क्लब एक है, उस क्लब में अंस भाई की कोचिंग के अंडर ही आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स पाकिस्तान हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड आयशा जलाल खेलती हैं। शी इज़ ऑल्सो वेरी गुड सिंगर एज वेल, वो कॉन्सर्ट्स वगैरह भी करती हैं, लेकिन इंतहाई टैलेंट। तो आई थिंक टैलेंट की कोई कमी एज सच नहीं है इन कराची एंड इन सिंध, इवन ऑन द गर्ल्स लेवल। इनफैक्ट आई थिंक कि अगर जो गर्ल्स लेवल पे अगर आप ज़्यादा फोकस करें तो आई थिंक इट इज़ ये जवाब ज़्यादा बेहतर आंसर ही देंगे। मैं बताऊं, नेशनल अभी पिछले जो लास्ट नेशनल हुआ उसमें थर्ड आई हैं सिंध की लड़कियां जो थी, जो जिसमें मैं कोच किया था। इसके बाद नेशनल एक और हुआ था, उसमें थोड़ी नीचे पोजीशन हुई थी, लेकिन इवन दो लड़कियों पे बैन हो रहा था डिपार्ट के कुछ ट्रांसफर्स के, उसमें फेडरेशंस का हो रहा था, फिर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। और मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि 1 साल 2 साल के अंदर गर्ल्स जो सिंध की हैं वो डेफिनेटली जीतेगी। बल्कि आपको मैं बताऊं कि जब लास्ट टाइम ये लोग गई हैं, कम से कम 4-5 प्लेयर्स को आर्मी से ऑफर आई है, वापडा से ऑफर आई है। तो टैलेंट जो है वो सबको पता भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं छुप रहा। गर्ल्स में तो फॉर श्योर सबको पता है, ये पंजाब में भी हर जगह पता है, डिपार्ट्स को भी पता है कि कराची की ही लड़कियां सबसे आगे हैं और यंग हैं। और अभी तो बहुत ही यंग है, सारी 17-18 की हमारी लड़कियां थी जो 30s लेट 30s की लड़कियों के साथ, डिपार्ट की लड़कियों के साथ खेलती है, वापडा की जो टीम है। तो बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है और मैं बहुत होपफुल हूँ कि ये आगे कुछ आगे भी कुछ करते हुए निकाल देंगे। माज़ क्योंकि वेन्यूज़ पे हम थोड़ी बात कर रहे थे और कम है वेन्यूज़, तो आप समझते हो कि इसको बढ़ाना भी है, इस तरफ भी आप लोगों ने तवज्जो देनी है? बिल्कुल, डेफिनेटली। शाहजैन ने कई बार अलग अलग जब न्यूज़ वगैरह आउटलेट्स वगैरह पे हम गए, इंटरनली भी व्हेन वी हैव डिस्कस्ड, टीम में भी ये डिस्कस किया है कि रेस्टोरेशन ऑफ पब्लिक कोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। एक्सेस, क्योंकि अगर एवरेज बच्चे के पास घर के पास कोर्ट को एक्सेस होगा तभी बास्केटबॉल की प्रमोशन होगी, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड ओवरड्यू प्रोसेस। लेकिन कुछ बेहतरी सिंध गवर्नमेंट भी कर रही है, मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि शाहराहों पे भी जो है बास्केटबॉल के कोर्ट वो बनाकर पैक कर रहे हैं, वहाँ पर भी खासकर खिलाड़ी नज़र भी आ रहे हैं। तो ये एक बेहतर फैसला गवर्नमेंट का नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई थिंक जहाँ कहीं भी स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, स्पेशली बच्चों की डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स तो इंतहाई नेसेसरी है। तो जिधर कहीं भी स्पोर्ट्स की आप बढ़तरी के लिए काम कर रहे हैं तो वो काबिल दाद है। चले, काबिल दाद नज़र आएगा। और अंश आपकी तरफ ज़रूर आऊँगा, लेकिन इससे पहले मुझे ब्रेक का इशारा आ गया है, तो ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को
वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले हम क्लब के जो मुख्तलिफ शाराओं पर जो हम देख रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट अपना रोल अदा कर रही है, वहाँ पर मुख्तलिफ बास्केटबॉल के कोर्ट बनाए जा रहे हैं। एक बेहतर फ़ैसला है और यहाँ से अच्छे प्लेयर्स भी निकलेंगे और मुकामी जो खिलाड़ी होंगे ना, वो आसानी से जो है जाकर खेल सकते हैं बास्केटबॉल। और बास्केटबॉल पर मज़ीद मैं जो है मास की तरफ आऊँ। जिस तरह गवर्नमेंट पर हम बात कर रहे हैं, बॉडी आपकी नहीं अभी बनी है, तो सिंध की सतह पर जो है स्पोर्ट्स सेक्रेटरी वगैरह के पास आप लोगों का जाना होगा अब, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म आप लोगों ने अपना सेट कर लिया अब। बिल्कुल, आई थिंक यही तरीका यही है। आई थिंक इवेंचुअल गोल ऑब्वियसली यही था। कराची की अब बॉडी एक तरीके से हमारी बन गई है, तो अब हमें थोड़ी समझ आएगी, स्ट्रक्चर मिल गया, एंड ऑब्वियसली अंडर शाहजैन लीडरशिप एंड हाउएवर जो भी कुछ होता है वो चले। काफ़ी शाहजैन का ये जिक्र कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा शाहजैन मलिक का जो प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं, उनका गोल यही है कि बास्केटबॉल को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर अगर कहूँ ना कि कराची में बास्केटबॉल को अगर किसी ने ज़िंदा रखा हुआ था अब तक, इससे कबल जो नई बॉडी से कबल, क्योंकि अब बॉडी चेंज हो गई, कुछ पाबंदियाँ फेडरेशन ने उन पर लगा दी, तो ग़ुलाम मोहम्मद साहब के हवाले से ज़रूर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँगा हमसे कि ग़ुलाम मोहम्मद का रोल बेशक जैसा भी रहा, लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि वो इस वक्त बास्केटबॉल को उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ था और मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स चाहे वो किसी भी सतह पर हो वो कराते हुए नज़र आए। और एक वेन्यू पर बास्केटबॉल होने से अच्छे प्लेयर्स नहीं निकलते। मैं बार बार ग़ुलाम मोहम्मद साहब से यही कहता रहा, मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब सिर्फ हम देखते हैं कि आराम बाग का बास्केटबॉल कोर्ट पर ही ये मुकाबले होते हुए नज़र आए। लेकिन आप समझते हैं कि ग़ुलाम मोहम्मद ने भी रोल अपना अदा किया किसी हद तक बास्केटबॉल को, यानी कि मैं समझता हूं कि इसको बंद होने नहीं दिया, दरवाजे पे ताला नहीं लगाया, बास्केटबॉल कहीं ना कहीं जिंदा नजर आई। बिल्कुल, आराम बाग जो है वो बहुत कदीम पाकिस्तान का कोर्ट है, बहुत फेमस है, बल्कि जब नासिर साहब के ज़माने का। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको बताऊं, आपको शायद ना पता हो, ये जब करीम अब्दुल जब्बार एक दफ़ा पाकिस्तान आए थे, बहुत मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर हैं, वो आराम बाग गए हुए हैं, उन्होंने आराम बाग विजिट किया था खेलने के लिए। तो बहुत लेजेंडरी एक कोर्ट है और बिल्कुल यकीनन ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने अपनी पूरी कोशिश की उसको, उसकी लेगेसी अलाइव रखने में। वो उनके साथ इख्तलाफात जैसे भी हों, जो भी हों, ये कोई भी नहीं कहेगा कि उन्होंने गलत किया, बास्केटबॉल को प्रमोट उन्होंने किया, फिर भी बहुत किया। बस ये क्रिटिक उन पे ज़रूर रहा कि सिर्फ आराम बाग पे हुए सब कुछ, उधर की ही टीम्स को फ़रोख्त किया, आगे लाना दिया। ये उनके साथ क्रिटिक था, हमारा एक ग्रीवेंस उनके साथ रहा शुरू से एंड तक। लेकिन डेफिनेटली उनकी सर्विसेज मतलब आंखें बंद कर नहीं सकते, हम फेयर लोग हैं। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा, उनके साथ हमारी अपोजिशन थी तो हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने कभी कुछ नहीं किया और बर्बाद किया सब कुछ भी। उनकी भी कंट्रीब्यूशन लिखी जाएंगी जब आप बास्केटबॉल की बात करेंगे, कराची में बास्केटबॉल की, तो उनका भी लिखा जाएगा नाम। बिल्कुल चलें, उनका नाम लिखा भी जाएगा। और माज़ ज़ुबैरी, आपकी तरफ आओ, जिस तरह आप लोग अब नई बॉडी के साथ काम करते हुए दिखाई देंगे, तो यकीनन हर गेम को स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो अब क्योंकि बॉडी आ गई है, इस पर भी काम होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, क्योंकि स्पॉन्सरशिप आएंगे तो आपके इवेंट आसानी से होंगे। बिल्कुल, फंडिंग एक वाइटल पार्ट है। कोई भी टूर्नामेंट अगर कराना हो तो उसके लिए फंडिंग तो एब्सोल्युटली ज़रूरी है। इसमें भी ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है इस बॉडी को। इट्स बिकॉज हम सब ने ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। जो छोटे मोटे टूर्नामेंट्स जिस पैमाने पे भी कराते थे तो उसमें भी एक्सपीरियंस रह चुका है। एंड जो बड़ा टूर्नामेंट होता है अभी कराची का लीग ऑफ बास्केटबॉल का जो टूर्नामेंट होता है, उसके लिए भी स्पॉन्सर हंटिंग का प्रोसेस बहुत तवील तरीके से, उसमें स्पॉन्सर से मिलना, उनको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, सारी जो प्रॉपर जो निगोशिएशन होती है वो सब ऑलरेडी हो चुकी है। एंड डेफिनेटली इसको बस मज़ीद बढ़ाना है और स्केल करना है इंशाल्लाह। अज़र, तवील मुद्दत के बाद इलेक्शन कराची में 7 साल के बाद कितना नुकसान रहा खिलाड़ियों को? देखिए, खिलाड़ियों को एक तो सबसे बड़ा नुकसान जो ये हुआ है वो नेशनल लेवल का हुआ है। सबसे जो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे, क्लब लेवल पे किसी ना किसी हद तक आपने जैसे बोला ग़ुलाम मोहम्मद चला रहे थे बास्केटबॉल, लेकिन जो नेशनल लेवल पे प्लेयर जा रहे थे वो सिर्फ एक ही जगह से जा रहे थे, क्योंकि आराम बाग में होती थी, आराम बाग के प्लेयर जा रहे थे। और वो यूनिटी नहीं रही क्लब्स में कि उन्होंने बस कहना ही छोड़ दिया कि हमारे जाने का फ़ायदा ही क्या है ट्रायल्स में। तो ये नुकसान जो 7 साल एक बच्चा आपका नेशनल लेवल जाए, नज़ारे आप बेहतर लेवल पे खेलते हैं, आपका एक्सपीरियंस वो आप एक्सपीरियंस यहाँ लाते हैं, इधर बेहतर होती है गेम। वो जब बच्चा जा ही नहीं रहा तो वो इधर आके एक्सपीरियंस वापस ला ही नहीं रहा, तो इधर भी गेम अच्छी नहीं हुई, उधर भी जब जाते थे तो उधर हार के ही आते थे। तो वो एक गैप आ गया। 7 years इज़ अ लॉन्ग टाइम। आपने प्लेयर को महरूम रखा और उसकी वजह से वो गेम उस तरह ग्रो नहीं की जो हो चुकी होती। अब
क्लब्स जाना शुरू हो रहे हैं। अभी रिसेंटली ही है कि ये इकट्ठी हुई हैं, सारी टीमें एक पेज पे आई हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी हो हमने अपने बेस्ट टीम को भेजना है, और उन्होंने सालाना पूरा साल एक चलता है हमारा कैंप लगा होता है, हर दिन हमारी हर ट्यूसडे को हमारी उसकी प्रैक्टिस होती है। वो उन्होंने खुद डिसाइड किया कि हम करेंगे, और उसकी वजह से आई थिंक कि अभी दोबारा नेशनल में रिजल्ट्स नजर आने लग जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ है आई थिंक नेशनल गेम्स, सबसे बड़ा नुकसान यही नज़र आया है कि आपके पास प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा जो इस 7 सालों के अंदर जो हुआ है नुकसान होता हुआ दिखाई दिया है। क्लब लेवल पर बात हो रही है तो कोई चार्ट शीट आपने मुख्तलिफ क्लबों को दी है कि यंग ब्लड को लेकर आना है इस तरफ? एज सच तो फिलहाल आई थिंक इसको फॉर्मलाइज करने का प्रोबेबली एक आइडिया है, एंड हाउ वी गो अबाउट इट ऑब्वियसली जब हमारी ऑफिशियल मीटिंग होगी पहली, उसके बाद ही डिसाइड होगा किस तरीके से लेके चलना है। बट द सबसे बड़ी चीज़ जो ये थी वो ये है कि अब जब भी ट्रायल होगा तो हर किसी को पता होगा कि इधर ट्रायल हो रहा है, ये ट्रायल कमेटी है, एंड एक सेंस ऑफ भरोसा होगा कि ये आपकी जो सिलेक्शन हो रही है, जो भी टीम जा रही है, ये बेस्ट पॉसिबल टीम है, एंड इन सब की सिलेक्शन जो है एक मेरिट की बेसिस पे हुई है। पहले इवन मैं ये नहीं कह रहा कि पहले अगर जो सिलेक्शन होती थी वो ये नहीं होती थी, एक सेंस ऑफ भरोसा नहीं होता था। लाइक जो पूरी टीम होती थी उनको कुछ ना कुछ, इवन दो वो हमारी बेस्ट टीम अगर है भी, तो सारी जो पूरी कमेटी जो कम्युनिटी है कराची की बास्केटबॉल की, उनको भरोसा मुकम्मल तौर पे एक पेज पे नहीं थी, वो यूनिटी नहीं थी। अब एटलीस्ट ये है कि अब यूनिटी होगी इंशाल्लाह, एंड होपफुली तमाम क्लबों से राब्ता हुआ है आपका? बिल्कुल, एंड सब इसी पेज पे हैं, एंड सब बहुत खुश हैं ऑलरेडी, एंड आई थिंक अभी न्यूज़ फ्रेश है। नई डिमांड उनकी आई है इस वक्त है कि कोई जल्दी से जल्दी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाए। अभी तो सब ऑलरेडी जो टूर्नामेंट चल रहा है उसी में बिजी हैं, सभी अभी फ्रेश स्टार्ट हुआ है, आई थिंक पिछले हफ्ते स्टार्ट हुआ है, तो उसी में सब बिजी हैं, सब उसी में लगे हुए हैं। बट बहुत उम्मीद सबकी बहुत हाई है। एक चीज मैं ऐड करूंगा, यही जो माज ने बोला कि जो भरोसा है ना आपका मेरे पे और मेरा आप पे, वो एक इस्टेब्लिश करना, बॉडी का जो पावर आती है वो प्लेयर्स से आती है, जो उसके नीचे लोग जिनको वो गवर्न कर रहे हैं, तो वो भरोसा जब नहीं होगा तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकती। अभी यही मैं माज भी बता रहा है कि बहुत एक्साइटमेंट है सब में, वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है बास्केटबॉल का जो कराची का, वो जो एक पेज पे आ चुका है, जो ये लीग का टूर्नामेंट खेलता है और आगे पीछे खेलता है। तो उन सब में जब ये न्यूज़ गई है कि यही लीग वाले ही लोग अब एसोसिएशन चला रहे हैं, तो एक अच्छी वो रिजुविनेशन, हमें अच्छा वो मिला है, रिस्पांस मिला है कि हम पे भरोसा है लोगों का। वो भरोसा है, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि भरोसा है, क्योंकि कराची को हर चीज़ है, मैं समझता हूँ बास्केटबॉल में बहुत देर से मिले। पिछले दिनों जो है नेशनल डिपार्टमेंट टूर्नामेंट भी हुए, काफ़ी तवील अरसे के बाद मुनक्किद हुए थे, अब इलेक्शन भी हुए तो तवील अरसे के बाद हुए, और खिलाड़ी भी मिल रहे हैं तो देर से मिल रहे हैं। ऐसा क्यों है अंसर? ऐसी है कि अभी बस ग्रास रूट लेवल पे नहीं जा रहे थे, अभी हंट शुरू होगा जो नेशनल। अच्छा, अभी क्योंकि स्कूलों की अब छुट्टियां हैं, समर कैंप मुख्तलिफ लग रहे हैं, इस तरफ कोई है प्लान? बिल्कुल, लीग ऑफ बास्केटबॉल के मैं बार बता रहा हूँ, उसकी अंडर ही हमारे अम्ब्रेला में एक एकेडमी है, लीग ऑफ बास्केटबॉल एकेडमी है। उसमें हमारा समर प्रोग्राम जो है उसमें तकरीबन 70 से 80 बच्चे आते हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जून जुलाई के महीने में होता है हमारा, और इसके अलावा भी सालाना चलता रहता है, लेकिन जून जुलाई में स्पेशल हमारा समर कैंप लगता है। तो उसमें यही टारगेटेड है कि जो यंग एज के बच्चे हैं, जो 12 से 18 साल के बीच में, उनको हम ज़्यादा सिखाएं, उनका रुझान बढ़ाएं। चलें, बड़ी अच्छी बात की रुझान बढ़ाया, लेकिन साथ साथ हम देखें तो कराची के मुख्तलिफ जो टॉप क्लास के प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ तो बआसानी बास्केटबॉल खेली भी जाती है, उनके पास वेन्यूज़ भी मौजूद हैं। गवर्नमेंट सतह पर आप लोग जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उस तरफ कोई तवज्जो है आप लोगों की कि वहाँ पर भी जाएँ, वहाँ से भी बच्चे निकालें? डेफिनेटली, ये इधर ककड़ी ग्राउंड है लियारी में एक, उसके इर्द गिर्द जो सारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ये शाहजहान ने अभी ऑफिशियली हमने किया नहीं है सेटअप, लेकिन ये 1 आवर पहले से जाने का लॉन्ग टर्म गोल है, सोच है कि उस कोर्ट को अलाइव किया जाए। इंडोर कोर्ट है, वो बहुत अच्छा बना हुआ, उसको अलाइव किया जाए, और लियारी के इर्द गिर्द जो सारे गवर्नमेंट स्कूल्स और जो लोअर क्लास की, सिर्फ लियारी फोकस रहेगा या पूरा कराची फोकस? बोल रहा हूँ कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको कि क्योंकि कोर्ट्स चाहिए हर नेबरहुड में ना, तो जहाँ पर जगह है, जहाँ पर कोर्ट अवेलेबल है, उसके इर्द गिर्द जो भी लोकेलिटी है, उधर हमारी एकेडमीज, उधर हमारा लोकल टूर्नामेंट छोटे छोटे लेवल के, ये ज़्यादा ज़रूरी हैं। और फिर इन सब के टूर्नामेंट के बाद एक बड़े टूर्नामेंट में इन सारे एरियाज की टीमें आई, फिर वो उस बड़े टूर्नामेंट में। इंटीरियर की तरफ इरादा है? अभी वो तो सिंध की जब बॉडी बनती है, अभी कराची के इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद
सिंध की जो बॉडी बनती है उसके बाद सिंध का पूरा वो होता है, उसमें भी देखेंगे। अभी तो वो तो इलेक्शन अभी नहीं हुए उसके, तो उसमें भी जाहिर है उसकी भी तरफ कोशिश करनी है, क्योंकि जब नेशनल में टीम जाती है वो पूरे सिंध की जाती है। कराची की होती है वो दूसरा लेवल का टूर्नामेंट होता है, लेकिन सिंध की तरफ भी काम करना है डेफिनेटली। अच्छा माज है, क्योंकि हर तरफ काम करना है और काम करने के लिए अच्छे कोचेस का भी होना ज़रूरी है, तो कोचेस की तरफ कोई आपका जो है माइंड में चीज़ें रखी हुई हैं कि क्लब लेवल पर अच्छे अच्छे कोचेस को हायर किया जाए? बिल्कुल, ऑलरेडी आई थिंक जो कल स्पीच थी शाहजैन की, उसमें जो सबसे दूसरी बात उन्होंने सबसे ज़्यादा जिस पे उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया, उन्होंने यही कहा था कि हमें कोचिंग प्रोग्राम्स डेवलप करने की ज़रूरत है। कोचेज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, लेकिन मज़ीद कोचेज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह आई थिंक जो यूथ है उसमें से भी बहुत आपको एक्साइटिंग बात बताऊँ तो यूथ से भी बहुत से कोचेज़ निकल रहे हैं। एक जैसे कि हमारे साथ के खेलने वाले लड़के हमजा ख्वाजा, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, वो खुद अपनी टीम के कैप्टन है लड़कों की टीम के, और उन्होंने लड़कियों की टीम की कोचिंग खुद से उन्होंने करके और अपनी लड़कियों की एक टीम खड़ी कर ली। आई थिंक 10 से 12 लड़कियों की उन्होंने प्रॉपर टीम खड़ी कर ली एंड उनकी रेगुलर प्रैक्टिसेस होती हैं एंड वो आपस में कोऑर्डिनेट करके खेलते भी हैं बहुत रेगुलर से, माशाल्लाह से बहुत मतलब चलें इन सब चीज़ों को करने के लिए जो है माजा है कि एक वर्कशॉप है यकीनन स्कूलों या यूनिवर्सिटी लेवल पर आप लोग कर लें तो कुछ बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल, आई थिंक एक शख्सियत जिनका अभी तक हमने नाम नहीं लिया वो है याकूब कादरी साहब, वो भी बहुत एक इंटेग्रल पार्ट है इस हमारी जो पैनल सारे करता धरता वही है तो वो भी हमारी बॉडी के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। उन्होंने उनके साथ, क्योंकि वो एक एक्स फीबा के रेफरी भी पार्ट होता है सेक्रेटरी का और उनके पास वो ओहदा मौजूद है। बिल्कुल, एंड वो जो फीबा के एक्स रेफरी भी रह चुके हैं वो, तो खासी तौर पे जो कोचिंग प्रोग्राम्स हैं, जो रेफरी प्रोग्राम्स हैं, उन्होंने रेफरीज एंड कोचिंग की वर्कशॉप भी कराई थी, काफी सारी कराई है उन्होंने। अल्फा स्कूल वगैरह इधर उधर अलग अलग स्कूल्स में कराने का उनका इरादा है एंड इसी तरह सर्टिफिकेशंस एंड प्रॉपर तरीके से। अब बेसिकली बात यही थी कि एक प्रॉपर चैनल आ गया, क्योंकि अब हम पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन के अम्ब्रेला के अंडर आ गए, तो फिर हम इस सतह पे भी अब इंशाल्लाह चलें। बास्केटबॉल के लिए हमारी भी दुआ है कि बास्केटबॉल मज़ीद और तरक्की भी करे। अंस आपसे अगर मैं पूछूं कि इस वक्त क्योंकि आप भी प्लेयर्स रह चुके हैं और जिस तरह आपके दौर में हुआ करता था, कुछ ज़ातियाँ नहीं होंगी नौजवान प्लेयर के साथ? मैं प्लेयर रह नहीं चुका, मैं अभी भी खेल रहा हूँ, लेकिन ज्यादतियां हुई, डेफिनेटली हुई। अब ओहदा आ जाने के बाद शायद साइड लाइन भी बहुत से प्लेयर्स हो जाते हैं ना? अभी नहीं होंगे, अभी खेलेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वैसे ज्यादतियां हुई। आप जिस तरह आपने बोला कि मैं बैन होता था बहुत हमारे ज़माने में, शुरू में जब मैंने खेलना शुरू किया था कि आपने यहाँ से वहाँ खेल लिया बैन हो गए, वहाँ खेल लिया वहाँ बैन हो गए, तो आपके साथ ये चले कि यहाँ तो बहुत से लोग प्लेयर्स पर बैंड हो गए, लेकिन कुछ खास लोग हैं उनको भी बैंड फेडरेशन ने कर दिया। हाँ जी, कुछ फेडरेशन के साथ बदतमीजी करने पे बैन हो गए, इस तरह भी हुआ है, हमारे साथ प्लेयर आगे पीछे रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे से फ्यूचर ब्राइट है। अब पीछे जो हुआ कराया है देखा है, उसको मैं तो सोचता हूँ कि ख़त्म करके पॉजिटिव्स पे काम करना चाहिए कि आप काम करें, अब इस पे लड़ाइयाँ रखें। खिलाड़ियों को होता है बिल्कुल ऐसी है और हुआ भी है, लेकिन अगर खिलाड़ी भी इसमें रहेंगे खुन्नस में कि भाई मेरा नुकसान हुआ है तो अब मैं किसी को नहीं कुछ करने दूंगा, उसको भी नहीं करने दूंगा, टांगे खींचूंगा, तो इससे भी किसी का कोई फायदा नहीं। इन सब चीजों को दिमाग से आप लोग निकाल कर बिल्कुल फेयर तरीके से काम करेंगे। आगे फ्यूचर का काम करना है हमने, जो बच्चों के लिए हमें जो मौके नहीं मिले या जो मिले उसको और बेहतर करके दिखाना है। कोई दूसरी तरफ जा भी रहा होगा तो आप लोग कहेंगे कि ठीक है वहां खेलते रहो, लेकिन यहाँ पर आप मना नहीं कर सकते। बहुत से ऐसी चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है कि बिल्कुल सामने सामने उन्हें बैन कर दिया गया कि आप अगर यहाँ खेलेंगे तो दूसरी जगह नहीं खेल सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही मैं आपको बता रहा हूँ। चले इस सवाल पे जरूर वापस आऊंगा और इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस वेलकम बैक। और बात हो रही थी यहाँ पर खिलाड़ियों की मुख्तलिफ क्लबों की जानिब से, अगर एक क्लब से खेल रहे हैं तो दूसरे क्लब से खेल रहे हैं तो तीसरे क्लब पर जाकर आप नहीं खेल सकते हैं। इस पर बहुत से बैंड्स भी होते हुए नजर आए हैं खिलाड़ी और कुछ अहदेदारान भी बैंड हुए हैं फेडरेशन की जानिब से, उस पर भी बात रहेगी। लेकिन अंस अजहर जिस तरह बात कर रहे हैं, खुलकर कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जो माजी में खिलाड़ियों के साथ होता रहा है अब होता हुआ दिखाई नहीं देगा। सबसे ज़्यादा फोकस यही होगा कि वो खिलाड़ी अच्छे निकले जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें, कराची को
रिप्रेजेंट कर सकें और बास्केटबॉल को ऊपर की तरफ ले जाने में अहम रोल अदा करें। तो अंश, जिस तरह आपके साथ हुआ, दीगर प्लेयर्स के साथ भी आपने एक होप बना लिया कि नहीं होना चाहिए, नहीं होने के लिए आपने कहा कि हम एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। कुछ जातियों का सिलसिला रहता है, कुछ पसंद नापसंद का भी सिलसिला रहता है। जब सिलेक्शन होती है तो यहाँ भी ये सिलसिला जारी रहता है। तो अभी नेशनल गेम्स के लिए जो सिलेक्शन हुई है, पसंद नापसंद का सिलसिला रहा या फेयर आप लोगों ने जो है वहाँ पर खिलाड़ियों का इंतखाब किया? पहले मैं आपका पिछला पॉइंट टच कर दूं, जो बैन का वो है, वो एग्जैक्टली यही एक मसला रहा हमेशा से। गुलाम मोहम्मद साहब, उनकी जो फेडरेशन है, ये अब हम जब चार्टर के शाहजहान केबल की स्पीच में यही उन्होंने कल बोला कि न्यू जनरेशन के लिए नए रूल्स होने चाहिए। नए, ये भी नहीं हम कह रहे कि बिल्कुल ही कोई रूल ना हो कि बंदा जो मर्जी करे, जैसे मर्जी करे, उस पर बैन ना हो, लेकिन थोड़ी सेंस बने और आपको प्लेयर को रूल वो पता हो। अभी यही था, गाइडलाइन लिखी हुई नहीं है, कुछ है ही नहीं रिटर्न में, आपने ऐसी अपनी तरफ से जो भी जिसको वो कर दिया। अब वो चार्टर जो बनना है हमारी इंशाल्लाह मीटिंग होगी, उसमें चार्टर बनना है, उसमें एक रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर्ली अपडेट होंगी। फेडरेशन के जो रूल्स हैं जो पहले रहे हैं उन सबको देख के रिफाइन करके, क्योंकि आपको पता है जब बॉडी इलेक्ट होती है वो कहती है चलो पिछला ये पड़ा हुआ था इसी पे चलाते रहो, तो वो अपडेट कुछ नहीं हुआ। वो अब चल रहा है 60s से चल रहा है, जो बॉडी बनती आ रही थी वही चलाती जा रही थी। तो उसको सबसे पहला काम यही है कि उसको अपडेट करना है। ये हमारी पहली मीटिंग में ऑफिशियल काम यही है। तो उसमें ये चीज़ें सारी गाइडलाइंस कि कौन किस तरह बैन का क्या रूल है, किस तरह है, ये कम्युनिकेट भी होगा, ये फेयरली ट्रांसपेरेंसी के साथ सबको दिखाया भी जाएगा, ताकि ये कंप्लेन ना हो दोबारा किसी को फेडरेशन से अपनी कि हमें बैन कर दिया, हमारा करियर ज़ाया कर दिया। दूसरी आप बात बोलते हैं सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन कमेटी जो है हमारी डिवाइडेड इस तरह है कि वो हर क्लब की रिप्रेजेंटेशन है उसमें सीनियर मोस्ट जो हमारे सारे जो प्लेयर्स हैं, जैद शेख जैसे वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं कमेटी के, वो हैं, अरम लतीफ़ हैं हमारे, जो ये रिस्पेक्टेबल नाम है कम्युनिटी के, और इनमें लोगों का भरोसा है। जो क्लब्स हैं सारे वो अलाइंड हैं इसमें सारे ही क्लब्स मैं आपको बताऊं जो इस वक्त जो खेल रहे हैं टॉप क्लब्स कराची के, वो सारे बच्चे ट्रायल में आए थे। बल्कि जो मैंने इस दफ़ा आउटपुट देखा था जो इस नेशनल गेम्स के ट्रायल हुए थे, इसमें बहुत ज़्यादा लड़कियां भी, इवन इतनी लड़कियां तो मैंने देखा ही नहीं था कभी खेलते हुए, और बहुत ज़्यादा क्राउड था इस दफ़ा। इंशाल्लाह इस पे और ग्रोथ होती रहेगी। चलें, ग्रोथ होती रहेगी। अमाज है, क्योंकि अभी इन्होंने बात की कि नए चार्ट के साथ जाएंगे, कैलेंडर एरिया सेट किया है कि मुख्तलिफ क्लब लेवल के ऐसे टूर्नामेंट मुख्तलिफ कराने हैं पूरे साल के अंदर? बिल्कुल, ऑलरेडी एक सेट आइडिया था, डिस्कशन हुआ था, लेकिन अब फॉर्मल तरीके से ऑब्वियसली सेट आउट हो जाएगा आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग। तो वो एक टीम्स को प्रोवाइड कर दिया जाएगा कैलेंडर के अगले साल में क्या क्या इवेंट्स कराने जाने हैं, क्या क्या चीज़ें की जाएंगी और क्या क्या चीज़ें टीम्स और क्लब्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमेटी से, एंड उसकी बेसिस पे सीसी पे मैं आपसे भी यही पूछूंगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपने इस पे काम करना शुरू कर लिया ना, तो आपके पास आसानी हो जाएगी, आपके पास अच्छे प्लेयर्स भी निकलेंगे, आपके पास आपको पता होगा कि इस प्लेयर्स के अंदर कितना टैलेंट है। तो ये एक बेहतर फैसला समझते हैं आपके, अगर कैलेंडर आपके पास मौजूद हो? बिल्कुल, ऐसे ही आपको पहले से प्लान करना चाहिए आपका। अब इसमें यही जो नंबर 1 इशू आता था वो पहले फंडिंग का ही आता था, तो अब ये सिंध गवर्नमेंट से जब कैलेंडर आप सेट कर लेंगे तो आपको लिए आसानी तो हमें पहले से पता है ना कि हमारा मार्च पे टूर्नामेंट आ रहा है, उसके लिए हमने ये तैयारी करनी है। तो बस यही होगा, आपके कैलेंडर सेट हो जाएगा, उसके लिए हम जाके स्पॉन्सर हंट करेंगे और सिंध गवर्नमेंट इंशाल्लाह हमारी हेल्प करेगी इसमें, और इंशाल्लाह टूर्नामेंट्स आप देखेंगे रवा दवा होंगे, हर महीने कुछ ना कुछ हो रहा है। चले, हर महीने तो क्लब लेवल पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी प्रेसिडेंट के ऊपर आएगी। और माज, आपने जिस तरह इन्होंने कहा कि हम कैलेंडर एरिया में बाकायदा इस पर काम भी करेंगे, स्पॉन्सरशिप की भी ज़रूरत होगी, तो हम सिंध गवर्नमेंट तक जाते हुए नज़र आएंगे। जिस तरह मैंने अभी कुछ देर कबल कहा था, वेन्यूज़ हमारे पास बहुत कम है, और जिस तरह DSO इस वक्त अगर काम कर रहे हैं, डायरेक्टर स्पोर्ट्स हम देख रहे हैं हर सेंटर्स के अंदर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ अच्छे और यंग ब्लड वहाँ पर भी मौजूद है जो खेलों की बेहतरी के लिए भी काम कर रहा है। अगर चारों सेंट्रल के अंदर आपके पास है एक एक वेन्यूज़ भी हो जाए तो वो एक आसानी होगी, क्योंकि यहाँ से हमारे पास है, फिर आसानी इस बात की होगी कि आपके ट्रैवल करने का मौका कम मिलेगा प्लेयर्स को। वो अगर घर के करीब जो उनके पास है करीब वेन्यू होगा वहाँ जा सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक फाइनल गोल जो यही है कि एक ऑल कराची टूर्नामेंट के लिए एक पहले स्ट्रक्चर देना है, इसको एक तसलसल देना है और एक तरीके की बर्तरी होगी उस ऑल कराची टूर्नामेंट की। तो पहले हम हर डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उनके अपने टूर्नामेंट्स होंगे, उनमें से जो सबसे टॉप टीमें आएंगी, जो टीम जीतेंगी वो फिर ऑल कराची में पार्टिसिपेट करेंगी। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से लेके चलना है, बट ऑब्वियसली इसमें वेन्यूज़ का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। बट अगेन ये सारा काम एक साथ होने का है, तो थोड़ा काम आगे थोड़ा काम पीछे इस तरह कर करके इंशाल्लाह
चलें, इस काम को हमारी भी कोशिश है कि इस काम को आगे लेकर चलें, बास्केटबॉल की बेहतरी के लिए काम करते दिखाई दें। और हंस आपकी तरफ वापस आऊँ, और जिस तरह बेहतरी पे बात हो रही है, तो हमारे पास एक KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी हमारे पास एक बास्केटबॉल मौजूद है वहाँ पर, क्योंकि अहमद अली राजपूत भी आप लोगों के साथ कल इलेक्शन में मौजूद थे। कुछ इस किस्म की बातें उनसे भी हुई हैं कि ये अगर कोर्ट मिल जाए तो यहाँ पर भी कुछ अच्छे बच्चे निकल कर आ सकते हैं सामने। अभी हमारी स्पेशली KMC के ऊपर तो कोई नहीं हुई स्पेसिफिकली, लेकिन ज़रूर हमारा ये सारे ही गोल्स हैं। आपको बात बताया कि ये जो कोर्ट इस वक्त कराची में अवेलेबल है, हमें पता है किधर है। हम ज़ाहिर बास्केटबॉल खेलते हैं तो हमें पता है जिस काम की ज़रूरत है वो हमें पता है। KMC स्पोर्ट्स का जो कोर्ट है वो थोड़ा सा उस पर काम की ज़रूरत है थोड़ी सी। तो डेफिनेटली जब ये चार्ज मिल गया हमें, तो हमारे चार्टर के बाद हमारा यही काम है कि सारे कोर्ट्स को आबाद करना शुरू करें, उनकी जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम है इस पे काम तवज्जो दिए जाए, और उसके बाद बच्चों को उधर ला के खिलाएं। ओवरऑल पूरी जो इस वक्त नई कमेटी आई है, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? मैं ये देख रहा हूँ आप समेत। जी, मैं यही देख रहा हूँ कि रिलेटिवली यंग है और पैशनेट है, हंग्री है। इनको आइडिया है क्योंकि इन्होंने पहले लीग हमने जो है सेटअप भी किया और चला रहे हैं इसको 2 साल से, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, ऐसे नहीं कि सिर्फ कराची में देखी जा रही है। तो उसी जज्बे से, उसी जो नॉलेज हमने ली हुई है, उसी से हमने ये आगे एसोसिएशन भी इसी तरह चलनी, कराची बास्केटबॉल को एक पेज पे लाके यूनाइट करके नेशनल लेवल तक लेके जाना। आप क्या कहेंगे इस पे माज है कमेटी के हवाले से जो नई बनी इसमें जो सबसे आई थिंक सबसे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इस कमेटी पे भरोसा रखने की जो एक मिसाल है वो ये है कि इसमें आप देखें, आई थिंक पिछली जितनी भी कमेटीज थी उसके मुतालिक अगर आप ये वाली कमेटी देखें या ये वाली आप पैनल देखें, तो सबसे ज़्यादा खेलने वाले लाइक करेंटली एक्टिव जो अभी भी खेलते हैं प्लेयर्स, वो इसी कमेटी में है। और इससे ज़्यादा मतलब कोई बंदा आपको कोई भरोसा, मैं आपको कोई भी बात बोलूँ, इससे ज़्यादा भरोसा आपको इसी बात पर आ जाएगा, क्योंकि अगर खुद बंदे को खेलने का दिल है तो वो खुद काम करेगा अपने लिए। तो इससे ज़्यादा कोई बड़ी मोटिवेशन नहीं हो। कुछ कह रहे हैं अनस? नहीं, मैं ये एग्री करूँगा कि, और मैं ये भी एक और ऐड करूँगा चीज़ कि यूनानिमसली इस तरह बहुत कम हमने देखा होते हुए कि यूनानिमस डिसीजन से सारी बॉडी इलेक्ट होता है पूरी। तो ये एक अच्छा साइन है, और यंग है, यंग होना सबसे ज़रूरी। मैं बार बार इस पे बात हो रही है क्योंकि अच्छा, यंग की आप बार बार बात कर रहे हैं, कितने एज से बास्केटबॉल एक अच्छा प्लेयर बन सकता है? अगर आप शुरू करें ग्रास रूट लेवल से, अगर आप वैसे तो 12 ईयर्स मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि 12 ईयर्स में आपको बच्चे को इंगेज करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के अटेंशन उधर से गई तो उधर से डिसाइड कर लेता है कि मुझे क्रिकेट पसंद आ रही है या फुटबॉल पसंद आ रही है। तो हम स्कूल लेवल पे वहाँ से जाके 12 ईयर्स को इंगेज करने की कोशिश करेंगे, और फिर 18-19 जो होती है वो एक पीक आपकी जब बॉडी खुलती है, आपकी जंप वंप डेवलप होती है, तो वहाँ से एक्चुअल प्लेयर वहाँ से बनना शुरू होता है। वो एक अच्छी 18 से 21 तक एज जो होती है। बिल्कुल है, बड़ी अच्छी बात की यहाँ पर अंस अजहर ने, और इन्होंने कहा कि 12 साल की उम्र से बास्केटबॉल प्लेयर का ग्रोथ होना शुरू होता है, और जब वो 18-19 साल में होता है तो एक प्रोफेशनली तौर पर एक अच्छा प्लेयर बन चुका होता है। माज जुबैरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंस अजहर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।